अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 की मैं स्टेटमेंट रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है कंसीडर द सीक्वेंस। तो आपको एक सीक्वेंस जो है आगे बताया गया है जिसकी पहली टर्म 7 है, सेकंड टर्म 14, फिर थर्ड टर्म 21, फोर्थ टर्म 28 और फिफ्थ टर्म 35 दी हुई है। यानी फिफ्थ टर्म तक आपको इस सीक्वेंस की टर्म्स गिवन है। उसके आगे डॉट 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 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रूल या पैटर्न फॉलो हो रहा है सीक्वेंस में, उसी रूल के मुताबिक अगली टर्म आती चली जाएंगी। तो पहले पार्ट को अगर आप देखें, पहले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है राइट डाउन दी नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। यानी आपको कहा जा रहा है कि आपने ऊपर वाले सीक्वेंस की अगली 2 टर्म्स फाइंड आउट करके दिखानी है। तो 5 टर्म्स तो उन्होंने बताई हुई हैं, तो अगली 2 टर्म कौन सी होंगी, 6th और 7th टर्म। तो वो आपने सीक्वेंस की फाइंड आउट करके दिखानी है। तो हम पहले पार्ट से स्टार्ट ले रहे हैं। तो हमें अगली 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो हमें सीक्वेंस को यहां पे नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है इसकी पहली टर्म 7 है, सेकंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 21 है, फोर्थ टर्म हमारे पास 28 है, फिफ्थ टर्म 35 है और 6th और 7th टर्म जो कि अगली 2 टर्म्स बनती है वो हमने फाइंड आउट करनी है। उनकी जगह पे मैं इस तरह की से लाइन लगा रहा हूं और आगे डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब इसी पैटर्न में सीक्वेंस आगे फॉलो होता रहेगा। तो आपको मैंने ये चीज़ पहले भी बताई हुई है कि जब भी कोई सीक्वेंस आएगा आपने उस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है कि वो सीक्वेंस से आपको क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं। तो ये सीक्वेंस एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखें, ऑब्जर्व करें कि हर अगली टर्म पिछली टर्म से इस सीक्वेंस में बड़ी है। जैसे आप देखें 14 अपनी पिछली टर्म 7 से बड़ा है, 21 14 से बड़ा है, 28 अपनी पिछली टर्म 21 से बड़ा है और इसी तरीके से 35 अपनी पिछली टर्म 28 से बड़ा है। तो जब भी आपके पास कोई सीक्वेंस इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो या कोई आप कह लें ऐसा सीक्वेंस हो जिसमें अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी हो रही हो, तो ऐसे सीक्वेंस में पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप हर टर्म में कोई सेम नंबर ऐड करें तो हो सकता है अगली टर्म्स आपको मिलती चली जाए। यानी हर टर्म में सेम नंबर ऐड करने से आपको अगली टर्म मिलती चली जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हर टर्म से कोई नंबर मल्टीप्लाई करें और इससे आपको अगली टर्म मिलती चली जाए। यानी किसी भी टर्म को किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अगली टर्म हमेशा मिल जाया करेगी। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। तो इसको चेक करने के लिए आप हमेशा पहले डिफरेंस निकाला करेंगे। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने हर 2 टर्म्स के दरमियान बेसिकली गैप ढूंढना होता है, जिसके लिए आप हमेशा अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करवाते हैं। और अगर वो गैप सेम निकल आए तो उससे आपको आसानी मिलती है सीक्वेंस की कोई भी टर्म भी फाइंड आउट करने में और उसका रूल भी या उसका पैटर्न भी पहचानने में। तो हम भी यहां पर यही करेंगे, हम यहां पे पहले डिफरेंसेस निकालेंगे और उसके लिए जो मैंने आपको भी बताया हर अगली टर्म में से आपको पिछली टर्म को माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर पहली टर्म 7 है, उससे अगली टर्म क्या है 14। तो आप 14 में से पिछली टर्म 7 माइनस करें तो 14 माइनस 7 कितना होता है, वो होता है 7। ये आपको एक डिफरेंस मिल गया। इस तरह कम से कम 2 से 3 आपके पास होने चाहिए। तो 14 के आगे आप देखें 21 लिखा हुआ है, तो 21 में से भी पिछली टर्म 14 माइनस कर दें तो 21 माइनस 14 भी कितना होता है, वो भी 7 होता है। इसी तरीके से 21 के आगे 28 लिखा हुआ है, तो 28 में से भी अगर आप 21 माइनस कर देंगे तो आप यानी पिछली टर्म माइनस कर देंगे 21, तो आपको यहाँ पर भी 7 ही मिलेगा। तो कम से कम 2 से 3 डिफरेंस जरूर निकाल लीजिएगा ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जब भी आपने गैप निकाला है, डिफरेंस निकाला है 2 टर्म्स के दरमियान, तो आपको एक जैसा नंबर ही मिला है। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है आपके पास वो क्या है, वो है 7। उसको हम बोलेंगे 7। तो कॉमन डिफरेंस एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको पता चला करेगा इस तरह के सीक्वेंस में कि इसी कॉमन डिफरेंस को हमेशा हर टर्म में ऐड करके आपको अगली टर्म मिल जाया करेगी। यानी जब भी आपको इस तरह कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो आप इसी कॉमन डिफरेंस को किसी भी टर्म में ऐड करेंगे तो आपको हमेशा अगली टर्म जरूर मिला करेगी। जैसे आप देखें फर्स्ट टर्म 7 है, इसमें ये कॉमन डिफरेंस 7 में ऐड कर दूं तो 7 + 7 कितना होता है 14। 14 में भी कॉमन डिफरेंस 7 ऐड कर दूं तो 14 + 7 कितना होता है 21। इस तरह 21 में भी कॉमन डिफरेंस 7 ऐड कर दूं तो अगली टर्म 28 मिल जाएगी और 28 में भी 7 ऐड कर दूं तो मुझे अगली टर्म 35 मिल जाएगी। तो अब मुझे पता चल गया कि रूल क्या फॉलो हो रहा है। रूल ये फॉलो हो रहा है कि आपको हमेशा हर टर्म में 7 ऐड करना है ताकि आपको अगली टर्म मिल जाए। तो आप यहाँ पे लिख भी दीजिएगा इस चीज़ को कि रूल हमने पहचान लिया है, वो क्या है कि ऐड 7, ठीक है, इन ईच टर्म, हर टर्म में, इन ईच टर्म टू गेट दी नेक्स्ट टर्म, ताकि आपको अगली टर्म मिल सके, टू गेट दी
नेक्स्ट टर्म। तो जब आपको रूल पता चल जाएगा तो फिर आप अपनी मर्जी की टर्म्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको 35 से अगली टर्म चाहिए तो जाहिर बात है 35 में भी क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको 7 ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगी, आप यहाँ पे लिख लें कि हमारे पास जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं वो क्या होंगी, वो होगी कि जो 5th टर्म है जो कि गिवन है 35, इसमें आप ऐड कर दें 7। तो अब आपने 35 में 7 ऐड कर देना है, तो 35 + 7 कितना होता है, वो होता है 42। तो इसका मतलब एक टर्म तो आपको मिल गई 42, और 42 से भी अगली टर्म चाहिए तो इसमें भी क्या ऐड करना पड़ेगा, 7 ही ऐड करना पड़ेगा। तो दूसरी टर्म क्या होगी कि जो 42 आया हुआ है इसमें भी कॉमन डिफरेंस 7 ऐड कर दें, तो 42 + 7 कितना होता है, वो होता है 49। तो 2 टर्म्स जो हमें चाहिए थी वो मिल गई हैं। पहले पार्ट का आंसर आ गया है, वो है 42 और 49। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में देखिए लिखा हुआ है फाइंड इन टर्म्स ऑफ n अ फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। वो आपसे कह रहे हैं कि ऊपर जो सीक्वेंस गिवन है आपने इस सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला फाइंड आउट करके दिखाना है। और मैंने आपको सिखाया है अभी पिछले क्वेश्चन में कि किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म का फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से बताऊंगा, तो आप कोशिश करिएगा पिछली वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, तो आपको उसमें आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ। तो जब भी आपने nth टर्म का फार्मूला निकालना है पहले तो आप अपने सीक्वेंस को वैसे ही लिख लेंगे। तो देखिए सीक्वेंस क्या गिवन है, उसकी पहली टर्म गिवन है 7, दूसरी टर्म गिवन है 14, और तीसरी टर्म गिवन है हमारे पास 21, चौथी टर्म हमारे पास गिवन है 28, और 5th टर्म हमारे पास गिवन है 35। पहले हम यहाँ तक लिख लेंगे इसको, और इसके आगे हम ये डॉट 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 भी डाल देंगे। इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस आगे इस तरह फॉलो हो रहा है। अगला काम ये है कि आप इनके टर्म नंबर को भी इनके ऊपर लिख दें। जैसे 7 पहली टर्म बनती है तो इसके बीच उसके ऊपर लिख दें T1, ये बनती है सेकंड टर्म, ये T2, ये बनती है थर्ड टर्म, ये बनती है 4th टर्म, और ये बनती है 5th टर्म। तो जब भी आपने nth टर्म का फॉर्मूला निकालना है तो आपको T1 से भी एक पहली टर्म चाहिए होगी। तो T1 से जो पहली टर्म होगी उसको हम T0 पढ़ लेंगे या T0 पढ़ लें, एक ही बात है। और इसको मैं यूजुअली C कहा करूँगा, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया है। तो आपने क्या करना है, जब भी nth टर्म का फॉर्मूला निकालना है आपने अपने सीक्वेंस को इस तरह लिख देना है, और वो उनमें जो भी टर्म जिस टर्म नंबर के लिहाज से मेंशन होगी वो टर्म नंबर आपने ऊपर T की फॉर्म में इस तरह मेंशन कर देना है। अब आपने देखना है कि यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस मौजूद है कि नहीं है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है जब भी 2 टर्म्स को हम माइनस करेंगे, अगली में से पिछली को माइनस करेंगे, तो आपको सेम नंबर मिलना चाहिए। वो आप ऊपर चेक कर चुके हैं, आप देख सके हैं यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस निकाला हुआ है। आप इसी कॉमन डिफरेंस को यहाँ पर दोबारा से करेंगे। अगर ये क्वेश्चन अलग से आता है, अगर ये क्वेश्चन ये इसी तरह आता है फुल फॉर्म में, इसी तरह ये पूरा कंप्लीट 1 क्वेश्चन होता है, तो फिर आपको बार बार कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाला हुआ है, तो मैं इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पहले से मौजूद है। पता है कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज 7। तो ये हमारा पहला टास्क होता है कि जब भी हमने nth टर्म का फॉर्मूला निकालना हो किसी सीक्वेंस का, हमें कॉमन डिफरेंस ढूंढना पड़ता है कि वो मौजूद भी है कि नहीं है। अगर मौजूद होगा तो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जो आपको अभी समझाने लगा हूं, अगर नहीं होगा तो फिर हमें डिफरेंट वे से उसका nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट करना होता है। तो जब आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाया करेगा, अगला काम होगा इस T0 या T0 वाली टर्म को, जो कि T1 से पहली वाली टर्म बनती है जिसको मैं C भी बोल रहा हूँ, ये फाइंड आउट करें। तो कॉमन डिफरेंस से वो आपको पता चल जाया करेगी। कैसे? कॉमन डिफरेंस 7 होने का मतलब है जब भी आप किसी टर्म में 7 ऐड करेंगे तो आपको अगली टर्म मिलेगी। जैसे 7 + 7 14, 14 + 7 21। तो जब एक जैसा डिफरेंस है सब टर्म्स के दरमियान और वो सेम डिफरेंस अगर आप किसी भी टर्म में ऐड करते हैं तो अगली टर्म मिलती है, इसका मतलब ये हुआ करेगा कि अगर किसी भी टर्म्स की पिछली टर्म निकालनी होगी तो इसी कॉमन डिफरेंस को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पिछली टर्म भी मिल जाया करेगी। तो अगर मुझे 7 से पिछली टर्म चाहिए जिसको मैं C कह रहा हूं, तो मुझे जस्ट इस 7 में से ये कॉमन डिफरेंस जो है सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो टर्म है हमारे पास बिफोर T1 से पहले वाली टर्म जिसका नाम क्या रखा हुआ है, वो C रखा हुआ है, वो कैसे निकलेगी? जिस तरह कॉमन डिफरेंस ऐड करने से अगली टर्म मिलती है, इसीलिए इसी तरह किसी भी टर्म की पिछली टर्म निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमें T1 से पिछली टर्म चाहिए, तो हम पहले लिखेंगे T1 को, ये मैंने लिख लिया, और इसमें से माइनस कर देंगे कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस क्या है? 7। तो आप यहाँ पे 7 में से क्या माइनस कर देंगे? 7। तो C की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 7 - 7 0। तो आपके पास C की वैल्यू भी आ गई। तो जब आपके पास कॉमन डिफरेंस भी आ जाया करेगा, C की वैल्यू भी आ जाया करेगी, अब आप जनरल टर्म का फॉर्मूला कह लें या जनरल टर्म कह लें, लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जनरल टर्म, या आप इसको कह सकते हैं nth टर्म, एक ही बात है, दोनों के मीनिंग सेम है। तो जनरल टर्म हो या nth टर्म हो, इसको हम लिखते हैं
टी एन के साथ। ये हमारे पास क्या होती है, टी एन के साथ। इसी को हम बोलते हैं nth टर्म या जनरल टर्म। और ये एक तरह का फॉर्मूला होता है जो आपको हेल्प करता है किसी सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड आउट करने में। तो ये हम किस तरह लिखा करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टी एन, आगे इक्वल टू का साइन, सबसे पहले डिफरेंस को लिखा करेंगे जो हमने निकाला होगा। ये कॉमन डिफरेंस कितना है 7, इसको लिखेंगे, इसके साथ हमेशा n मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पे भी लिखा हुआ था, यानी ये हो जाएगा 7n, और इसमें ऐड कर दिया करेंगे c की वैल्यू। तो c की वैल्यू कितनी है, वो है 0। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो 7n प्लस 0 कितना होता है, 0 में कुछ भी ऐड करने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर टी एन आ जाएगा 7n। तो ये कहलाती है हमारे पास nth टर्म, या आप इसको कह सकते हैं nth टर्म का फॉर्मूला। यहाँ पर n की जगह पे आप 1 पुट करेंगे तो आपको T1 मिल जाएगी यानी पहली टर्म, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो T2 मिल जाएगी यानी सेकंड टर्म। और वो आप चेक भी कर सकेंगे कि यहाँ पे भी क्या पहली टर्म 7 ही है, दूसरी टर्म 14 ही है। जब आप यहाँ पर n की जगह पे 1 और 2 पुट करते हैं तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपने nth टर्म का फॉर्मूला ठीक कैलकुलेट किया है कि नहीं। तो जब भी आपने nth टर्म का फॉर्मूला निकालना है आपको ये सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर इस c को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर आपने इस फॉर्म में जैसे आपको बताया कि पहले कॉमन डिफरेंस लिखें, उसको n के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, उसमें ऐड कर दें किसको, c वाली वैल्यू को, तो आपको ये पूरी की पूरी nth टर्म मिल जाया करेगी। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है हैंस फाइंड दी 105th टर्म। तो अब आपने 105th टर्म फाइंड आउट करके दिखानी है। तो जब आपके पास किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म का फॉर्मूला होगा ना, तो फिर आप अपनी मर्जी की उस सीक्वेंस में कोई भी टर्म आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो आपसे कह रहे हैं ऊपर वाले सीक्वेंस की ही आपने 105th टर्म फाइंड आउट करके दिखानी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बहुत ईजी है, हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला मौजूद है। तो हम यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। 105th टर्म का मतलब है T105, इसका मतलब होगा 105th टर्म। ये आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो देखें अब आपको सिर्फ इस सीक्वेंस के जनरल टर्म का फॉर्मूला चाहिए। तो हमारे पास इस सीक्वेंस के जनरल टर्म का फॉर्मूला पहले से गिवन है, जो हमने फाइंड आउट कर लिया अब यहाँ पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ गिवन है, वो है Tn इक्वल्स 7n, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, हमारे इस वाले सीक्वेंस का जो क्वेश्चन में गिवन था, और इसी सीक्वेंस की 105th टर्म चाहिए। तो ये जो t के नीचे वैल्यू लिखी हुआ करेगी ये हमेशा n की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे n कितना है, वो है 105। तो आपने क्या करना है, इस nth टर्म के फॉर्मूले में n की जगह पर 105 पुट कर देना है। तो t वैसे का वैसे ही, n की जगह पर 105, इक्वल टू का साइन वैसे ही, 7 वैसे ही, इस n की जगह पर भी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 105, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास T105 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इक्वल टू का साइन वैसे का वैसे ही। अब जस्ट 7 को आप 105 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 105 कितना होता है, वो होता है 735। तो इसका मतलब 105th टर्म जो बनती है हमारे पास ऊपर वाले सीक्वेंस की, वो बनती है 735। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो nth टर्म के फॉर्मूले से हमें इस तरीके से कोई भी टर्म पता चल जाया करेगी। तो हमारे पास ये तीनों जो पार्ट्स हैं वो हो गए। उम्मीद है आपको तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।